गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का कल पेपर है। अब आपके पास केवल एक दिन का टाइम है, मतलब आखिरी रात है गुरुदेव। और इसमें जो आपको मैं पेपर यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, आप ये पेपर पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम में भाई साहब आएंगे, कोई सर कहीं से इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। बाकी मैं आप शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी एक बार शेयर करिए प्लीज। आई रिक्वेस्टेड यू। चैनल को क्या करिए सर, सब्सक्राइब करिए। आई रिक्वेस्टेड यू, चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है ना। भाई साहब पूरा का पूरा यहाँ पे मैं आपका करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ भाई, किधर है अपने बच्चा पार्टी? आ जाओ, करे जा लोग, सभी लोग फटाफट। बिल्कुल रॉयल टीम, सचिन, श्याम, और कौन है बंदा यहाँ पे? एक और है, विजेंद्र, सिया, सनी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पूरा पूरा पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जी, बिल्कुल वेलकम यार रोहित, आपके लिए एक क्लास यार। हम क्या करेंगे बताइए, एक दिन का टाइम है यार। अब एक दिन में तो कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ना है ना गुरुजी, जो आपके पेपर में आएगा, जो आपके पेपर में आएगा आपको पढ़ना है कि नहीं? आप ही बताइए, पढ़ना है कि नहीं? हम्म, ऐसे तो जाएंगे नहीं। हाँ, इम्पोर्टेंट ही चला रहे हैं, इम्पोर्टेंट ही है सब। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। और आपके पेपर में इम्पोर्टेंट आने वाला ही यहाँ पे मैं फिजिक्स का आपको दे रहा हूँ सीरीज, जो कि कल आपके एग्जाम में आएंगी। वही हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, हम आपको इम्पोर्टेंट श्रृंखला यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल दिलीप, प्रकाश, आलोक, सौरभ, आकाश, विजय यहाँ पे है। क्वेश्चन तो बॉय है, कुछ नहीं पढ़ा है, पास हो जाएंगे। देखिए, आपको लिखना तो पड़ेगा सर, आंसर को बनाकर लिखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन करिएगा, और थोड़ा आप न्यूमेरिकल मेरे को सॉल्व कर दीजिएगा, आप पास हो जाएंगे। क्योंकि 70 में केवल आप 23 नंबर सर पाएंगे ना, तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप इतना नंबर नहीं ला पाए, तो आप तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको इतना कम से कम नंबर लाना क्या है, जरूरी है। 23 नंबर तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है ना। हाँ, वही बताएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, टेंशन ना लो। इंपॉर्टेंट चलाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ साथ वीडियोस को जरूर से जरूर क्या करेंगे, शेयर कर देंगे एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को, ठीक है ना। देखिए सर, 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 70 में से पास होने के लिए केवल आपको 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी। 70 में से कितना चाहिए? 23 नंबर। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, और इसी सर 3 घंटे 15 मिनट में 70 में 70 गुरुजी फोड़ना है। कितना? 70 में 70 आपको फोड़ कर लेकर आ रहा है, हम आपको दिलवाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना। डेरिवेशन आएगा ना सर? हाँ, डेरिवेशन आएगा आनंद। मैं जो ये इसमें लास्ट में आपके देते हैं बड़े बड़े से, ये सब डेरिवेशन ही है। डेरिवेशन में आपको करवा दूंगा, टेंशन ना लो, सब पेपर में ही, ठीक है ना। बाकी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते जाना, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। गुड इवनिंग। चलिए हम लोग चालू करें। यहाँ पे एक बार आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या क्लास को चालू किया जाए? बिल्कुल। श्याम, पूजा, विजय, सौरभ, आराधना, दिवांशु, विजय, प्रकाश, श्याम, देवेंद्र, निकू, अनिल, सौरभ। एक बार आप लोग प्लीज यार, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। उमेश, सौरभ, आशुतोष, लवकुश, बिल्कुल। और आपके जो एग्जाम में आएगा सर कलर, उसका हम लोग यहाँ पे पूरा पूरा श्रृंखला चला रहे हैं। सो प्लीज यार, आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार करके जाना सर, तैयार करके जाना है गुरुजी, तोड़ना है गुरुजी, तोड़ना है। तो ये आपका देख सकते हैं, पेपर पूरा पूरा पैटर्न इस प्रकार से रहने वाला है, कोई इशू नहीं सर। पेपर तो आप दिखाई दिए हैं, आप डायरेक्ट हम सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। पूरा पेपर का हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। क्या हम लोग वीडियो को शुरू करें? आप लोग रेडी हैं? बिल्कुल। यहाँ पे आदित्य बोले गुरुदेव चालू करिए, गुरुदेव चालू करिए। चलिए यार, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ये आपका पूरा पूरा क्या सर, क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन को शुरू करें, चलिए खुल जाओ भैया। आपका ये जो लेंदी होता है सर, आपका जो आपका फिजिक्स होता है ना सर, ये लेंदी होता है सर आपका। चलिए यहाँ पे सर आपका क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आपका सर 6 नंबर का बहुविकल्पी आएगा सर। कितने नंबर का? 6 नंबर का आपका सर बहुविकल्पी आएगा।
खंड अ जो रहेगा यह 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। 6 अंकों का क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, पहले का क प्रश्न है, क्या बोल रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखिएगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, ये सब आपके पेपर में आए हुए हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर होता है। अगला प्रश्न है, पहले का यह क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान देना। एक बेलनाकार चालक में विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। कोई बेलनाकार चालक चालक है, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा और जो सर इसकी विशिष्ट चालकता होती है, यह किस पर निर्भर करती है? मतलब गुणनफल जो होता है किस पर निर्भर करता है? गुणनफल सर किस पर निर्भर करता है? ताप पर, पदार्थ पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। अब सर राइट आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि एक बेलनाकार चालक में विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है और विशिष्ट चालकता का गुणनफल हमेशा एक के बराबर होता है, अतः यह किसी पर निर्भर नहीं करता। न ताप पर करता है, न पदार्थ पर करता है, न अनुप्रस्थ परिच्छेद पर करता है सर। छपने वाले क्वेश्चन कल छाप कर आइएगा सर। छपने वाले सर ये क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में सर कल आपको देखने को मिलेंगे। तैयार कर लो यार। चलिए अगला सर प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, समय की बीमा नहीं है। सर समय देख रहे हैं यहाँ पे, जो टाइम होता है, टाइम की बीमा क्या होती है? टी की पावर एक होती है। टी की देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या है? समय की बीमा किसकी नहीं है? समय बीमा नहीं है एल अपान आर की, आर सी की, एल सी अंडर एल सी की, या फिर आर अपान सी की, आर अपान सी की। तो समय बीमा किसकी नहीं है? सबसे पहले हम लोग समय की बीमा निकालेंगे। समय की अगर बीमा देखेंगे तो टी होता है। टी की पावर कितना होता है? एक होता है, प्लस में एक होता है। तो ये अपान आर की बीमा अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? एल की बीमा बटे आर की बीमा। एल की बीमा एम एल टी की पावर टू, टी की पावर माइनस टू, ए की पावर माइनस टू। और जो आर की बीमा होती है, प्रतिरोध की बीमा, एम एल के पावर टू, टी की पावर माइनस थ्री, ए की पावर माइनस टू होती है। माइनस टू से माइनस टू कैंसिल, एल से एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल। अब ऊपर माइनस टू बचा, नीचे टी की पावर माइनस थ्री बचा। ये ऊपर जाएगा, किसमें जाएगा? प्लस में। माइनस टू इंटू टी के पावर प्लस थ्री। अब गुणा में घाते, अगर आधार आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। टू टी के पावर माइनस टू प्लस थ्री कितना आ गया? टी के पावर वन। अब टी के पावर वन किसकी बीमा होती है? किसकी बीमा होती है? ये होती है गुरुदेव एल अपान आर की, एल अपान आर की, एल अपान आर की। ठीक है, एल अपान आर की, एल अपान आर की। ये आप सॉल्व कर लेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट वाला आंसर हो जाएगा, यानी डी। तो समय की बीमा किसकी होती है? ये निकाल लोगे, आर से निकाल लोगे, आर आर अपान से निकाल लोगे, सब काम निकाल लेंगे, जो निकल जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखना है यहाँ पे, अगला यहाँ पे प्रश्न देखना, इंपॉर्टेंट वाला सब प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न कल छपने वाला है। चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म में अभिलंबवत प्रकाश किरण आपतित होगी। देखना यहाँ पे, ये आपका प्रिज्म है, ये आपका क्या है सर जी? प्रिज्म है। इसमें जो प्रकाश की आपतित किरण जब मुड़ती है तो ये डायरेक्ट नीचे 90 डिग्री पे चली जाती है। 90 डिग्री पे डायरेक्ट नीचे चली जाएगी तो कांच और वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण होगा। कांच और वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण होगा, कितना होगा गुरुदेव? 45 से कम, 45 से अधिक, 45 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखना, यह हमेशा और हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक। देखना यहाँ पे प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 90 डिग्री से अधिक विचलन के लिए प्रकाश किरण का प्रिज्म के पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए। इसके लिए कांच वायु अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण, आपतन कोण जो कि 45 है, जो कम होना चाहिए, अर्थात जो कोण सी का मान होगा वो 45 अंश से क्या होगा सर? कम होगा। 45 अंश से क्या होगा? कम होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, लगा लीजिए, पेपर में आएगा, कल छाप देंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है प्रकाश से बना हुआ ऑब्जेक्टिव। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है केवल परावर्तन द्वारा, केवल व्यतिकरण द्वारा, केवल विवर्तन द्वारा, या केवल ध्रुवण द्वारा। तो गुरुदेव जो प्रकाश का जो प्रकाश का अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होता है, यह हमेशा और हमेशा
केवल ध्रुवण द्वारा सिद्ध होता है, केवल ध्रुवण के द्वारा सर सिद्ध होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अब होता क्या देखिए, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण आदि गुणों से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्रकृति सिद्ध होती है, परंतु प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति केवल ध्रुवण द्वारा सिद्ध होती है। जो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है यह केवल ध्रुवण द्वारा सिद्ध होती है, और प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा सिद्ध होती है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट सर, पेपर में छपेगा। पीएन संधि डायोड वाला है, देखिए आपके पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है। कब? यदि संधि डायोड अग्र अभिनत हो, तब हमेशा हमेशा पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा में से क्या होगी? अधिक होगी। अगला यहाँ पे ब वाले प्रश्न है, अभी आपके एक एक नंबर वाले आएंगे। एक एक नंबर वाले आएंगे, एकदम छपने वाले हैं सर। कल पेपर में छापेंगे आप लोग, छापेंगे नहीं, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज देंगे, टेंशन ना लो यार। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर भिजवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर वहां से पढ़ लेना, डाउनलोड करके पढ़ लेना। यहाँ पे है क्या? प्रश्न नंबर संख्या 2 का क। सर 2 का क यहाँ पे बोल क्या रहा है, आप देखना, ध्यान से देखना। एक मांडलिक तरंग का अधिकतम आयाम 10 वोल्ट एवं न्यूनतम आयाम 2 वोल्ट है, तो मॉड्यूलन सूचकांक आपको ज्ञात करना है। मॉड्यूलन सूचकांक यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? एक मॉड्यूलित तरंग का अधिकतम आयाम ई मैक्स बराबर 10 वोल्ट, ई मैक्स बराबर 10 वोल्ट तथा न्यूनतम आयाम ई मिनिमम बराबर कितना है? 2 वोल्ट इन्होंने दे रखा है। माना एसी वाहक तरंगों का आयाम और ईएम सिग्नल तरंगों का आयाम है। ई मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? एसी प्लस ईएम हो जाएगा, ठीक है। और ऐड करके कितना आ जाएगा आपका? 10 यहाँ पे निकल के आएगा। समीकरण एक, समीकरण दे एक। और जब आप यहाँ पे ई मिनिमम निकालेंगे तो ईसी में से ईएम घटा देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब समीकरण एक में समीकरण 2 को आप जोड़ दीजिए तो 2 ईसी बराबर 12 और ईसी बराबर कितना निकल के आएगा? 6 वोल्ट निकल के आएगा। अब इसी को आपको समीकरण एक और समीकरण 2 को घटा देंगे। जब घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 2 ईएम बराबर 8, ईएम बराबर कितना निकल के गया? 4, क्योंकि दो दो चौक 8 हो जाएगा। अतः मांडुलन सूचकांक म्यू बराबर कितना निकल कर आएगा? ईएम अपान ईसी, ईएम का मान 4, ईसी का मान 6, तो 2/3, दिस इज राइट आंसर। यही आपका सर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कल आपके पेपर में छपने वाला सवाल है सर, कल आपके पेपर में छपने वाला सवाल है। जाइएगा सर, कल पेपर में छापिएगा, टेंशन नहीं लेने का सर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ये कल छपने वाला है। प्रश्न क्या है यहाँ पे? वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है। वे तरंग जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वे तरंगे जो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? वे तरंग जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वे तरंगे जो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत सूर्य यानी दृश्य किरणें, परावैंगनी विकिरण, उष्मा जिसको अवरक्त विकिरण, टेलीविजन, प्रसारण, रेडियो किरणें, रेडिएटिव हिट्टन, अल्फा बीटा गामा किरणें आदि में तरंगे त्वरित आवेश कणों द्वारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। सर कल छपने वाला प्रश्न है सर, कल आपके पेपर में सर छपने वाला प्रश्न है, तैयार कर लो, तैयार कर लो सर, कल पेपर में छपेगा। अगला यहाँ पे प्रश्न छपने वाला देखिए क्या है, दूसरे का ग, दूसरे का ग प्रश्न क्या बोल रहा है? एकदम पूरा पेपर सॉल्व है सर। चल कुंडलिनी धारा मापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, ऐसे ही प्रश्न आएगा आपका। चल कुंडलिनी धारा मापी का धारा सुग्राहिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चल कुंडलिनी मापी का, चल कुंडलिनी धारा मापी का धारा सुग्राहिता होता क्या है, पहले देख लेते हैं। यह कुंडलिनी में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के हमेशा हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात धारा सुग्राहिता
आई एस बराबर फाई अपान आई। फाई के मान क्या होता है, एन ए बी, और आई बराबर क्या रखेंगे, सी रखेंगे। जहां जहां अगर हम देखेंगे एन क्या है, कुंडलनियों में फेरुक संख्या है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, सी क्या है, मरोड़ दृढ़ता है। कल पेपर में सर छपना चाहिए, कल आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपना चाहिए, स्क्रीनशॉट कर लो सर। कल आपके पेपर में ये पूरे पूरे प्रश्न छपने चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरे का घ सर, दूसरे का घ क्या बोल रहा है, देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध लिखिए। तो देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध क्या लिखेंगे, कार्यफलन W बराबर क्या होता है, H इंटू V0 होता है। जहां जो V0 है यह एक क्या है सर, देहली आवृत्ति है सर। ये क्या है आपका न्यू जीरो, V0 जो है देहली आवृत्ति है। कल आपका छपने वाले पेपर में सर सेम टू सेम आपके पेपर आएंगे, सेम टू सेम। आप इंपॉर्टेंट तो बहुत पढ़ लिए, लेकिन अब आप पेपर पढ़ो जो आपके एग्जाम में सर फंसेगा। ठीक है, अगले देखिए यहाँ पे दूसरे का अंगा क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या A0 है, इसकी इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पे तीसरी रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, तीसरी रहेगा सर, तीसरी रहेगा सर, तीसरी आपका रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, तीसरी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। तो हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या R0 बराबर क्या हो जाएगा, A0। तब एनवी कक्षा की त्रिज्या Rm बराबर R0 n स्क्वायर, अतः R3 बराबर क्या हो जाएगा, A0। और यहाँ पे n स्क्वायर बराबर कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9A0 निकल के आएगा। दैट इज आंसर सर, दैट इज द आंसर सर, यही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। यार आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सर। इंपॉर्टेंट सवाल है, कल आपके पेपर में छपने वाले हैं सर। दूसरे का अच्छा सर, दूसरे का अच्छा कल पेपर में ऐसे छपेगा, 5000 एंगस्ट्राम तरंग की दो प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर 180 डिग्री है, तो इनके मध्य पथांतर का मान आपको निकालना है सर। देखिए यहाँ पे 5000 एंगस्ट्राम की दो प्रकाश की किरणें हैं, जिनके मध्य जो कलांतर है कितना दिया, 180 डिग्री दिया है, तो इनके मध्य पथांतर आपको निकालना है। तो कलांतर का जो फार्मूला होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपान लेमडा होता है इनटू पथांतर। अब पथांतर क्या है, डेल्टा एक्स है सर, डेल्टा एक्स। तो यहाँ क्या रखेंगे, हमें यही पाई निकालना है। क्या है पहले यहाँ पे फाई निकालना है, क्या निकालना है, फाई। तो इसको कर लीजिए, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ओके ओके ओके, चलिए हाँ ठीक है। यहाँ पे डी फाई निकालना है, तो आप करिए, यहाँ पे करिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई और लेमडा का मान 5000 इंटू तो घाते -10 इंटू यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स आपको निकालना है, फाई का मान आप रखो 2, कितना रखेंगे, 2 रख देंगे, फिर ये गुणा कर देंगे, पाई उधर कर देंगे, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब देखना एक चीज यहाँ पे, ये जो फाई है, डेल्टा फाई का मान कितना रखा गया, यहाँ पे पाई रखा गया है, डेल्टा फाई का मान पाई रखा गया है, इसलिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये तेरी गुणा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 2 इसमें भाग में हो जाएगा, तो 2 में 500 से भाग दे देंगे, और जो आएगा यही आपका क्या हो जाएगा सर, पथांतर हो जाएगा। तो पथांतर कितना आ गया, 2.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर, या फिर डेल्टा एक्स बराबर 2500 एंगस्ट्राम, 2500 एंगस्ट्राम। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट वाला है सर, ये आपका देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट वाला एक न्यूमेरिकल है सर। खंड स तीसरे का क, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला न्यूमेरिकल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सर न्यूमेरिकल, जो आपके 4 मार्च कल के दिन छपने वाला है सर। प्रश्न क्या है, किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए बराबर +1.5 माइक्रोकुलाम तथा क्यू बी बराबर कितना ये दिया है, -1.5 माइक्रोकुलाम, क्रमशः दो बिंदुओं ए कितना दिया है, -2 mm, 0, 0.0, और जो बी दिया है यहाँ पे क्या दिया है, +2, 0, 0 पर स्थित है। ठीक है, ये कॉमा है आपका। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण एवं दिशा आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक माइनस क्यों रखेंगे, यहाँ पे प्लस क्यों रखेंगे, यहाँ पे ए का मान रखेंगे। ए का मान इन्होंने कितना दिया है, -2 mm, 0, 0। बी का कितना दिया है मान इन्होंने, +2 mm, 0, 0 इन्होंने दे रखा है।
अब बीच की दूरी यहाँ पे डी दिया है और ये इनका मध्यबिंदु क्या है, ओ है। तो कैसे निकालेंगे देखना, यहाँ पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सर। द्विध्रुव आघूर्ण पर आरेख Q बराबर होता है 1.5 माइक्रोकुलाम। अब 1 माइक्रोकुलाम में 10 के घाते -6 गुलाम होता है, तो रख देंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम हो जाएगा। तथा आवेशक बीच की न्यूनतम दूरी डी बराबर कितना दिया है, 4 mm, और 1 mm में 10 घाते -3 मीटर, तो 4 इंटू 10 घाते -3 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे 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 द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू डी, Q का मान 1.5 इंटू 10⁻⁻6, डी का मान 4 इंटू 10 घाते -3 निकाला ही था, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 10 घाते -9 गुलाम इंटू मीटर हो जाएगा। तथा दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। कल सर पेपर में छपने वाले प्रश्न है, तैयार करके जाना सर, तैयार करके जाना। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है सर, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सर कि हमें यहाँ पे गुरुजी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे हमें क्या डाउट हो रहा है, ताकि हम उसको क्या कर पाए सर, सॉल्व कर पाए आपका डाउट। ठीक है ना। अगला देखना, अरे सर क्या होगा कल, एचडी भैया पढ़ना पड़ेगा आपको, तोड़ना पड़ेगा गुरुजी, ठीक है ना। छाप कर आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हम तो प्रयागराज से हैं सर। अगला देखो यहाँ पे क्या है, अगला देखना है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ख। सर ख क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक द्विक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक उसके क्षैतिज घटक का √3 गुना है। उस स्थान पर नति कोण ज्ञात कीजिए, उस स्थान पर नति कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया है चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक V और क्षैतिज घटक कितना दिया है, H इन्होंने दिया है, का √3 गुना है। √ कितना गुना है, 3 गुना है, ठीक है ना। प्रश्नानुसार tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, V/HC। प्रश्नानुसार tan थीटा को क्या दिया है, V/HC। चुंबकीय क्षेत्र का इन्होंने ऊर्ध्वाधर घटक V और क्षैतिज घटक कितना H, ठीक है। और इन्होंने ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक क्या है, √3 गुना है, √3 गुना है। तो देखिएगा यहाँ क्या लिखेंगे, अब जो ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है क्षैतिज घटक का √3 गुना है, यानी V बराबर √3H हो जाएगा। रखिए यहाँ पे V √3H/H, H से H क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। H से H जब कैंसिल हो गया यहाँ पे कितना बचा, √3 बचा, और √3 जो होता है tan 60 का होता है, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 60 है। दैट्स द आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। एक बार छाप लीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है सवाल। छाप लीजिए, छाप लीजिए सर, अगर छापना है तो छाप लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट करके, ये लीजिए, करिए स्क्रीनशॉट फटाक से करिए, परेशान मत हो, एकदम चपुआ वाले सवाल करवा रहे हैं सर, कल छपने वाले सवाल करवा रहे हैं, कल आपका पेपर में छपेगा। अगला यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ग क्या बोल रहा है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें इसका 75% भाग विघटित हो जाए। प्रश्नानुसार बोल क्या रहा है, एक रेडियो पदार्थ की अर्ध आयु काल इन्होंने टी हाफ कितना दिया है, 10 दिन दिया है, और वो कितना भाग, 75% भाग क्या हो जा रहा है, विघटित हो जा रहा है। तो काम करना है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, इसको आप लोग खुद से क्या करेंगे सर, सॉल्व कर लेंगे, इसका आप खुद से क्या करेंगे सर, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये छोड़िए, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, ये आपके पेपर में सर फंसने वाला सवाल है सर, एकदम आने वाला सर सवाल है। खंड द है यहाँ पे, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क है। सर प्रश्न क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि आवेशी संधारित्र के एकांक आयतन का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हाफ एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर होता है, जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। तो क्या लिखेंगे, माना कि किसी समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्रत्येक आवेशित प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी d मीटर है, तब संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन 0 a/d फैरड बराबर कुलाम, जहां एप्सिलॉन 0 क्या है,
निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की क्या सर जी? वैद्युतशीलता है। ओके, निर्वात की क्या सर जी? वैद्युतशीलता है। आगे क्या लिखेंगे? यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपान डी होगा, या V बराबर क्या हो जाएगा? ED हो जाएगा। क्योंकि भैया ये V अपान डी है, सीधे गुणा हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा? इंटू डी ही तो होगा ना, A इंटू डी ही तो होगा ना। आप ही बताइए। हाँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं पीडीएफ इसका दे दूंगा ना, आप कर लीजिएगा। अतः प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा क्या हो जाएगा? U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। V का मान वहां पे हमने रखा ही था, यहाँ पे आप रख दीजिए, C का मान रख दीजिए, और V का इसको इसी जाने दीजिए। तो C का जब मान रखेंगे तो हाफ E0 इंटू A अपान डी इंटू वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? जूल। अतः ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका? अब देखना, यहाँ पे V बराबर क्या होता है? ईडी होता है। क्या होता है? ईडी। तो V का मान जब ईडी रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब खोल देंगे तो हाफ अपसाइलम 0 इंटू ई स्क्वायर इंटू एडी जूल हो जाएगा। प्लेटों के बीच मुक्त आकाश का आयतन एडी मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? एडी मीटर क्यूब होता है। अतः आगे करेंगे, अतः क्या लिखेंगे? अतः अतः प्रति एकांक आयतन का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और या फिर ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा आपका? यूई बराबर यू अपान एडी हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं हाफ अपसाइलम 0 ई स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है कि आप लोगों को कुछ बच्चे हैं कि ये दिमाग के ऊपर से उड़ रहा होगा, मतलब ऊपर ऊपर जा रहा होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। जब आपको न्यूमेरिकल लाए ना सर, लिख दीजिएगा। हाँ, थ्योरी भी आता है यार अमित। सचिन क्यों डर रहे हो यार? परेशान ना हो, पास हो जाओगे यार। बस ये समझ लीजिए, आप लिखेंगे, जितना आप लिखेंगे उतना आप ज्यादा पास होंगे सर। छापना पड़ेगा, आप जब छापेंगे तभी पास होंगे, बिना छापे तो काम नहीं होने वाला। तो इसलिए ज्यादा ज्यादा सर आप छपाई करिएगा, ठीक है? आकाश, सचिन, देखिए यार, डरने से कुछ होगा नहीं। अगर आप सोच रहे हो डर रहे हैं कुछ हो जाएगा, तो डरने से कुछ नहीं होगा। आपने आप हिम्मत रखिए, जाइए छापिए यार, क्या यार करे जा। आप लोग मार डरते रहते हैं। हाँ? डरो रो मत। अरे सब इम्पोर्टेंट ही है यार, ये इम्पोर्टेंट ही चला रहे हैं। इसका मतलब आपके पेपर में आया हुआ पेपर है ये। अगला देखना, 4 का ख क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक अनंत लंबाई एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर है, तो तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता आपको ज्ञात करना है। तो एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लेमडा अपान आर होता है, इंटू 2 लेमडा अपान आर होता है सर, इंटू 2 लेमडा अपान क्या होता है सर? आर होता है, ठीक है ना? फिर यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे सर देखें क्या होता है, प्रश्नानुसार यहाँ पे देखेंगे सर, तार का जो रैखिक आवेश घनत्व है लेमडा बराबर कितना दिया है? लेमडा बराबर यहाँ पे कितना दिया है सर? ध्यान देना, 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर। इन्होंने तार का गुरुदेव यहाँ पे जो रैखिक आवेश घनत्व दिया है लेमडा बराबर 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर इन्होंने दे रखा है। अतः तार से 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 × 10⁻2 मीटर, इसको 2 सेंटीमीटर मीटर बदले 2 × 10⁻2 मीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10 इंटू 10⁻8, और यहाँ पे बटे 2 × 10⁻2 बराबर कितना निकल जाएगा? 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। और यही क्या हो जाएगा सर जी? आंसर हो जाएगा। यही सर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। छापना है तो छाप लीजिए, बस करेक्ट वाला आंसर यही है। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना है तो। ये ऊपर है, ये नीचे वाला है, स्क्रीनशॉट कर लो। और ये सब आपके इंपॉर्टेंट कल छपने वाली सवालें हैं सर, कल छपने वाली सवालें हैं, आप छाप कर आइएगा। जो मैं पेपर करवा रहा हूँ, जो बंदा सारा पेपर तैयार करेगा फंसेगा भाई साहब, फंसेगा। न्यूमेरिकल में थोड़ा बस वैल्यू बदला जाता है और कुछ नहीं। एम्पियर का परिपथी नियम मोस्ट आईएमपी वाला सर है। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए, इसकी सहायता से लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक भी क्या करना रहेगा गुरुजी? प्राप्त करना रहेगा। सबसे पहले जानते हैं
एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या सर? एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहते हैं? क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम? तो किसी बंद समतल वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र के सीधे घिरे हुए पृष्ठ से गुजरने वाला कुल धारा के मान का म्यू 0 गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। ये जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम देखिए यहाँ पे समाकलन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल बराबर म्यू इंटू आई। ये आपका क्या हो जाएगा? एम्पियर का परिपथीय नियम हो जाएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम हो जाएगा। एम्पियर का सर परिपथीय नियम क्या होता है? फिर से याद कर लीजिए। किसी बंद समतल वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र से घिरे हुए पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत धारा के मान का म्यू 0 गुना होता है। और यही एम्पियर का क्या होता है सर? परिपथीय नियम है। यही एम्पियर का सर परिपथीय नियम होता है। अर्थात अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई एम्पियर के परिपथीय नियम से लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे देखना कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखना सर, ये थोड़ा सा यार वो हो गया है। हाँ, इसको आप कर लेना है, काम करना है, इसको थोड़ा आप कर लेना है। ये आगे वाला कर लेना, ये इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसके आगे वाला आप खुद से कर लेना जो आपको सिंपल लगे, ठीक ना। इसको कर लेना, इसको तो जरूर से जरूर रट के जाना है, एम्पियर का परिपथीय नियम। बाकी इसको बनाकर आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया, इसको आप कर लेना थोड़ा सा। चलिए अगला सर क्वेश्चन देखिए। अगला ये न्यूमेरिकल है। अच्छा ये बताइए, न्यूमेरिकल करवाने की जरूरत है कि अब कर लेंगे? न्यूमेरिकल करवाने की जरूरत है कि आप लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे? करवा दें? चल अच्छा कर लीजिए न्यूमेरिकल, कर लो न्यूमेरिकल। ये आपका इंपॉर्टेंट वाला एक न्यूमेरिकल है। ये आपका इंपॉर्टेंट वाला न्यूमेरिकल है जो आपके कल सर पेपर में आएगा। एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.30 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना रहेगा आपको। जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले बोलिए कि दिया है, उसके बाद जो उसमें फॉर्मूला लगेगा उसको वहां पे ऐड करिए। फॉर्मूला लिखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपका आंसर सर गलत भी हो गया ना, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप किया है और स्टेप मार्क आपको मिलता है। स्टेप बाय स्टेप का आपको नंबर मिलता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? छड़ का चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण टाउ बराबर 4.5 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर। अब आगे एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ये जो होती है सर क्षेत्र की तीव्रता B बराबर 0.30 टेस्ला होती है। तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा? mb sin थीटा से। टाउ बराबर mb sin थीटा से गुरुजी निकालेंगे। अगर हम बात करें जहां m क्या है तो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, b क्या है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है गुरुजी। m बराबर फार्मूला क्या होता है? mb बराबर साइन थीटा था, mb बराबर साइन थीटा अपान r था, तो यहाँ पे हम m निकालेंगे तो r अपान b साइन थीटा हो जाएगा। m बराबर r का मान रख दीजिए 4.5 × 10⁻², b का मान 0.30, साइन थीटा का मान थीटा के स्थान पे 30 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, m का मान निकल कर जो आएगा सर वही इसका आंसर हो जाएगा। सर m का मान कितना आएगा? 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा। 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट वाला आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका एग्जैक्ट वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है सर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सर आपका है। देखिए यहाँ पे ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है सर जी। यहाँ पे क्या है? चार कांगा। प्रश्न क्या बोल रहा है? विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? इसके संचरण का आरेख दर्शाइए, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में आपको क्या लिखना है सर? संबंध लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों सर? कैसे हैं आप सब? एक बार कमेंट में छापिए सर। कल का पेपर बहुत ही टेंशन है यार, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है जितना आप इसको दिमाग में चढ़ा लिए हैं, इसलिए परेशान मत होइए। कल का पेपर टफ है तो क्या हुआ,
सर हम पूरा तोड़ के लेके आएंगे। कल हम आपको कुछ पेपर प्रोवाइड करेंगे सुबह में, आप उसको तैयार करके जाइएगा, उसके बाद देखिएगा। इसका पीडीएफ हम भेज देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भिजवा देंगे। अभी मैं कुछ देर पर ये वाला और वो वाला आपको मैं दोनों पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन ना लेना। यहाँ पे है क्या, वैद्युत चुंबकीय तरंगे सर होती क्या है? मैक्सवेल के अनुसार जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन होते हैं, उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर को प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर क्या होते हैं? लंबवत, तथा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना क्या होता है? बहुत ही आवश्यक नहीं है, अर्थात वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में चल सकती हैं। क्या होती हैं? चल सकती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और ये क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यहाँ पे अब आप फिगर बना सकते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण का आरेख ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसे चलते हैं ये फिगर बना देंगे, तो आपको एग्जामिनर क्या देता है सर? नंबर देता है। अगला है वैद्युत क्षेत्र के आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में संबंध। जब पेपर में आएगा तो सर क्या लिखेंगे? बढ़िया लिखना, बढ़िया लिखना। E0 अपान B0 बराबर C, जहाँ पे E0 क्या है? वैद्युत क्षेत्र का आयाम, B0 क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, C क्या है? प्रकाश की चाल। बस, और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, लीजिए इंपॉर्टेंट वाला सर सवाल, इंपॉर्टेंट वाला सर सवाल है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट वाला सर सवाल है। 5 का क है यहाँ पे। प्रश्न क्या बोल रहा है? न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक क्या हो जाएगा? यदि किसी प्रिज्म के अपवर्तक कोण A और इसके प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन व अपवर्तन कोण क्रमशः I1 व R1 तथा दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण व निर्वहन कोण क्रमशः R2 और I2 हो तो R1 प्लस R2 बराबर A, और यहाँ पे डेल्टा है, ये डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A बराबर समीकरण 1 और समीकरण 2। फिगर सर यहाँ पे आप समझ सकते हैं, फिगर आप देख सकते हैं, ये है आपका, ये जो आपका निकल रहा है, ये ये आपका निकल रहा है आपतन कोण, और ये आपका डेल्टा 1 आर R1 R2 डेल्टा 2 I2, और ये क्या आपका डेल्टा M है, ठीक है ना। फिगर पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे, क्योंकि फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा सर, छाप देना है। क्या लिखेंगे आगे? आगे क्या लिखेंगे? अल्पतम विचलन की दिशा में डेल्टा बराबर डेल्टा M, I बराबर I2 बराबर I तथा R1 प्लस R1 बराबर R2 बराबर R, तो R प्लस R बराबर क्या हो जाएगा? A, अथवा 2R बराबर क्या हो जाएगा? 1 A। समीकरण 3, डेल्टा M बराबर I प्लस I माइनस A, और डेल्टा M बराबर क्या हो जाएगा? I में I जोड़ेंगे 2I माइनस A। समीकरण 4, अब समीकरण 3 और समीकरण 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 में देखेंगे तो यहाँ पर A है, यहाँ पर आपका A के स्थान बराबर क्या? 2R, इसी में पुट कर देंगे, इसी में आप पुट कर देंगे और वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे, तो क्या निकल के आएगा? आपतन कोण I बराबर A प्लस डेल्टा M बाई 2 तथा अपवर्तन कोण R बराबर A बाई 2, और स्नेल के नियम से माध्यम का अपवर्तनांक N बराबर साइन I अपान साइन R, अतः प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक N बराबर क्या हो जाएगा? साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपान A बाई 2। और यही क्या होता है? प्रिज्म के पदार्थ का क्या होता है सर? अपवर्तनांक होता है। एक बार स्क्रीनशॉट करो सर, कल पेपर में सर यहाँ से छपेगा, कल ये पेपर में आपका यहाँ से छपेगा, एक बार स्क्रीनशॉट करो आप लोग। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट करो सर, कल यहाँ से छपने वाले मैं सवालों को दिया हूं सर, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखिएगा आप, अगला यहाँ पे देखिएगा, ये कर लो स्क्रीनशॉट, ये यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, कर लो।
अगला सर यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न क्या है, प्रश्न 5 का ख, क्या बोल क्या रहा है? कोई प्रकाश पिन पिन पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित होता है तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु से 12 सेंटीमीटर बाईं ओर रखा जाता है। प्रकाश पुंज अब किस बिंदु पर अभिसारित होगा? मतलब समझिएगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है कि कोई प्रकाश पुंज है या किसी बिंदु P पर क्या होता है, अभिसारित मतलब पड़ता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को अभिसारी पुंज के पथ में क्या करता है, बिंदु से 12 सेंटीमीटर दूर बाईं ओर रखा जाता है। तो प्रकाश पुंज अब किस बिंदु पर अभिसारित होगा? तो सबसे पहले प्रश्नानुसार लेंस की जो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी इन्होंने दे रखा है -15 सेंटीमीटर। लेंस की प्रकाश पुंज की दूरी u बराबर इन्होंने -12 सेंटीमीटर दे रखा है, -12 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे रख दीजिए, f के स्थान पे सर रखेंगे -15, v के स्थान पे v रहेगा, u के स्थान पे -12 रखेंगे। क्या रखेंगे? -12 रखेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? v बराबर आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा -6.66 सेंटीमीटर, v बराबर आ जाएगा -6.66 सेंटीमीटर। अतः लेंस के बाईं ओर और 6.66 सेंटीमीटर दूरी पर प्रकाश पुंज क्या होगी? अभिसारी होता है। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक बार से बच्चे स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लेंगे इसको एक बार, और इसका पीडीएफ हम भिजवा देंगे टेलीग्राम पर। ये सारे मैं न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब एक ही साथ लिया हूं सर, एक ही साथ लिया हूं, ठीक है, एक ही साथ लिया हूं। आप इसे तैयार कर लो यार, इसे तैयार कर लो। अगला देखना है, अगला देखना सर क्या है यहाँ पे, 5 का ग। सर 5 का ग यहाँ पे क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ग क्या बोल रहा है? सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? आवश्यक समीकरण देकर समझाइए। सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? आवश्यक समीकरण दिखाइए। आपको देकर समझाना है। तो सौर ऊर्जा होती क्या है? सूर्य ऊर्जा होती क्या है? तो सूर्य की अपार या असीमित ऊर्जा का स्रोत हल्के हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन है। अमेरिका वैज्ञानिक बैथे ने सूर्य में होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए दो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। कौन कौन से? पहला जो इन्होंने दिया था कार्बन साइकिल, और दूसरा इन्होंने दिया था प्रोटॉन साइकिल। ये दोनों कर सकते हैं, ये कार्बन साइकिल है और ये क्या है? प्रोटॉन साइकिल। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं, हो गया, काम खत्म हुआ। उसके बाद आपका यहाँ पे 5 का घ है सर, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का सर घ है। सर प्रश्न क्या बोल रहा है? एक पहली तरंग 6000 इस पदार्थ पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो ज्ञात है एक पदार्थ का देहली तरंग दैर्ध्य लेमडा जीरो बराबर क्या हो? 600 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁷ मीटर, ठीक ना। अब यहाँ पे कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 600 यहाँ पे, और यहाँ पे एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। और यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे 10⁻3 पहले से 10⁻10 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 10⁻7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10⁻7 हो जाएगा। तब कार्यफलन W बराबर जीरो बराबर लेम एच सी अपान क्या हो जाएगा? लेमडा जीरो यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप निकालेंगे तो W बराबर एच सी अपान लेमडा जीरो, एच सी का एच का मान 6.6 इंटू 10⁻34 पेपर में दिया रहेगा, और सी का मान 3 इंटू 10⁸ ये है। लेमडा जीरो ये सॉल्व करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? 3.3 इंटू 10⁻19 जूल। अब आपतित आपतित प्रकाश का फोटान ऊर्जा का जो फार्मूला होता है सर, E बराबर एच सी अपान लेमडा। एच का मान आपके पेपर में दिया रहेगा, सी का मान दिया रहेगा, लेमडा का मान आपको दिया है। E बराबर हो जाएगा 3.96 इंटू 10⁻19 जूल। 3.96 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा सर, आपका आंसर होगा। लेकिन आगे आपको यहाँ पे के मैक्स भी निकालना है। क्या निकालना है? के मैक्स भी निकालना है। और अतः उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा जो निकालेंगे के मैक्स बराबर ई माइनस डब्ल्यू, और ई का मान इन्होंने दे रखा है 3.96 इंटू 10⁻19, डब्ल्यू का मान 3.3 इंटू 10⁻19 रखेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻18 जूल। यही हो जाएगा आंसर,
एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट करो पहले, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन ये सबसे मोस्ट के पेपर में आने वाला न्यूमेरिकल है सर। कल आपको फोड़कर आना है गुरुजी, और इसके बाद मैं 2 पेपर तैयार किया हूँ आपके लिए, और आप उस रात भर एकदम कीजिएगा। आज रात भर उस पेपर को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वो पेपर सॉल्व होना चाहिए आप लोगों को। ये कर लो स्क्रीनशॉट, कर लिए? चलिए ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, कर लिए? ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। अगला यहाँ पे 5 का अंगा है। क्या बोल क्या रहा है सर? बोल क्या रहा है? ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का अंगा क्या बोल रहा है? व्योम तरंगे क्या होती हैं, ये तरंगे कैसे प्राप्त होती हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो व्योम तरंगे क्या होती है? सबसे पहले देखिए, वे रेडिएटिव तरंगे जो पृथ्वी की आयनन मंडल द्वारा पृथ्वी पर वापस कर दी जाती हैं, व्योम तरंगे कहलाती हैं। यानी जो रेडिएटिव तरंगे होती हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रिटर्न कर दी जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्योम तरंगे सर बोला जाता है। इनकी आवृत्ति 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। इनकी आवृत्ति कितना होती है सर? 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच की होती है, बीच की सर इनकी आवृत्ति होती है। ठीक है, व्योम तरंगे का संचरण, व्योम तरंगों का सर जो संचरण होता है वायुमंडल से आयनन मंडल की उपस्थिति के कारण होता है, जिनका गुण समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। जब विद्युत चुंबकीय तरंगे 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगे आयनन मंडल पर टकराती हैं तो यह परावर्तन का कार्य करती हैं। वायुमंडल में प्रसारित ये तरंगे पृथ्वी के आयनन मंडल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा अभिग्राही एंटीना में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करती हैं और अधिक आवृत्तियों की तरंगे आयनन मंडल को पार करके पलायन कर जाती हैं, और इस प्रकार आयनन मंडल द्वारा परावर्तित रेडियो तरंगे क्या होती हैं? व्योम तरंगे कहलाती हैं। रेडियो तरंगों क्या कहते हैं? व्योम तरंगे कहते हैं। ये इसका सर फिगर है, आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट वाला है सर। फिगर स्क्रीनशॉट देखो, व्योम तरंगे कुछ नहीं करना, ये भूपृष्ठ है और ये प्रेषित एंटीना है जो कि वापस रिटर्न कर दी जाती है, बस और कुछ भी नहीं है। लो भैया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक कि विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियमों को लिखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, आपके पेपर में छपने वाला है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों, यहाँ पे सर टॉपिक क्या है? यहाँ पे सर टॉपिक क्या है आपका? वैद्युत चुंबकीय संबंधित किरचॉफ के नियमों को आपको लिखना है। तो वैद्युत संबंधित नियमों से वैद्युत परिपथ संबंधित संबंधित किरचॉफ के नियमों को आपको लिखना है। ये भैया आप स्क्रीनशॉट करो, अगर आपको लिखना है तो ये न्यूमेरिकल और ये दोनों कर दीजिएगा। सब जाना? तो किरचॉफ के नियम क्या होते हैं? तो किरचॉफ के आपके देखिए प्रथम नियम क्या होता है? संधि का निर्माण होता है। क्या होता है? संधि का नियम। वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं की बीजगणितीय योग का क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे भैया मिल रहे हैं, ये क्या होगा? इनका बीजगणितीय योग हमेशा और हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। जो जा रही हैं उसको हम लोग प्लस दिखाएंगे, जो बाहर जा रहे हैं उसको हम लोग माइनस दिखाएंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I5 जा रही हैं, लौट कौन रहा है? I4 I3 लौट रहा है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अतः यहाँ पर देखना है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अतः संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या होता है गुरुजी? आधारित होता है। द्वितीय जो नियम है इसको हम लोग कहते हैं लूप का नियम। क्या कहते हैं गुरुदेव? लूप का नियम बोला जाता है, लूप का नियम। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात समेशन आई बराबर समेशन ई, समेशन आई आर बराबर समेशन ई। तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर क्या होता है? आधारित होता है। हाँ, अगर आपको फिगर बनाना है तो यहाँ पे ये फिगर आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ये प्रूफ करने वाला है, प्रूफ कर सकते हैं कि बंद पास के लिए क्या है क्या नहीं, इसको आप प्रूफ करना है तो कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन आप हम कहेंगे आप इतने तैयार कर लो, हो गया, क्योंकि यही 2 नियम है, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। अगर किरचॉफ के वैद्युत संबंधी नियम आएंगे कहीं पे, किरचॉफ के अगर आप नियम देखेंगे, वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम को अगर लिखेंगे, हाँ ये तो आपका सेकंड वाला हो जाता है सवाल, तो आप यही 2 नियम लिख दीजिएगा। प्रथम नियम किरचॉफ का संधि का नियम, स्क्रीनशॉट कर लो।
और ये भी आप लिख देंगे, ठीक ना। द्वितीय नियम लूप का नियम, लूप के नियम में बस ये लिखेंगे और यहाँ पे फिगर बना देंगे, काम खत्म, बहुत है इतना। बहुत ज्यादा आप छपाई मत करिएगा, क्योंकि उतना भी आपके पास टाइम सर नहीं रहेगा। अगर आपको करना है तो ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं, लेकिन बहुत है। फिर आपका ये न्यूमेरिकल बनेगा सर जी, ये न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल मैंने इतना करवा ही दिया है, आप कर लेंगे न्यूमेरिकल, आप टिक लगा लेना, ये आप कर ही लोगे न्यूमेरिकल की, अब ज्यादा चिंता नहीं है सर जी, न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया है। ये आप जरूर से जरूर कर लो, चलिए ये आप कर लीजिए। ये भैया ये इंपॉर्टेंट है सर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला। प्रश्न नंबर 8, हाइगेंस का द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत लिखिए और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश वायु के कांच से जिसका अपवर्तनांक 1.5 की सतह पर आपतित होता है, तो इसके परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश में प्रत्येक का तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति एवं चाल आपको ज्ञात करना है। तो हाइगेंस का द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत होता क्या है, ध्यान देना। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए हाइगेंस ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं की। पहला इन्होंने परिकल्पना क्या की, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंग निकलता है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और माध्यम का पृष्ठ जिसमें स्थित होता है सभी क्या होते हैं, कंपन की समान कला में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर जी, तरंगाग्र कहलाता है। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होता है, और स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर हो तो तरंगाग्र लगभग क्या होता है, समतल होता है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं, और इन तरंगों को द्वितीयक तनिकाएं भी कहते हैं, तथा ये तभी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ता है। अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये सभी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तनिकाओं का अनुमालोप अर्थात उन्हें स्पर्श करती हुई पृष्ठ खींचते हैं, तो वह अनुमालोप उस क्षण तरंगाग्र का एक नई स्थिति को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अगर आपको न्यूमेरिकल करना रहेगा तो ये आप इसी में से न्यूमेरिकल कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे एक लास्ट वाला आपका प्रश्न है, आप इसको कर लेना। जेनर डायोड की कार्यविधि चित्र सहित आपको समझाना है, ठीक ना। अगर करना है तो इसको कर सकते हैं, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस है, आपके पेपर में नहीं आएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, छोड़िए। बस ये रहा आपका पूरा फुल पेपर सोल्यूशन मैंने करवाया है। जो न्यूमेरिकल आपका आप कर सकते थे उनको मैंने स्किप किया है कि नहीं, और ये आपको तैयार हो गया होगा, और जितने भी आपको मैं पेपर दे रहा हूँ तैयार हो गए कि नहीं। हाँ सर, आपका नाम क्या है? अरे अभिषेक शिवम नाम है मेरा, अभिषेक। आप बताइए आप लोग कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। आप लोग डर रहे हैं क्या? लग रहा है बहुत ज्यादा डर रहे हैं सर। हाँ? आप डरो रो मत, कल जाना लिख कर आना, जो समझाएगा वो लिखना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तैयार कर लो, न्यूमेरिकल तैयार कर लो, काम हो जाएगा। बाकी मैं आपको 2 पेपर इसके बाद सर प्रोवाइड करूंगा, आने वाले 2 पेपर, आप वो 2 पेपर सर आज रात भर पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भिजवा देंगे, लेकिन जो सर आज लाइव 2 पेपर आएगा रात में, उसको तैयार करना है सर, इंपॉर्टेंट वाला सर पेपर है, और तैयार करके जाना। उसके बाद देखना सर, हर एक आप क्वेश्चन करके आओगे, सब तोड़ कर लेकर आएंगे, बिल्कुल। अमन, C3, नेहा, अनुज, शिवा, आदित्य, विनेश यादव जी, ईटर, दीपांशु, अमन, ऋषभ, शिवम, मुस्कान, अस्मित, प्रिया, हर्षित, अभिषेक, आरसीबी, शिवाकर, भैया 13, गुरु सिंह कोई भी लिखे हैं भैया, ब्लैक कॉफी, पता नहीं क्या क्या आप लिख कर आए हैं नंबर। हाँ टेंशन ना लो यार, आप पास हो जाओगे, चिंता मत करो। और हाँ, अब अगली नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी हम लाइव करेंगे, लगभग 2-3 घंटे में आपको लाइव करेंगे। आप लोग पहले पढ़िए, वो 7-8 बजे तक लाइव आएगा, लेकिन वो पेपर आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।